बोडो समझौते पर हस्ताक्षर के बाद आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे असम के कोकराझार, जहां वो कर रहे हैं एक रैली को संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो 2020 में कहा, प्रदेश में निवेश करने के लिए है बेहतर माहौल, मंत्रालय निवेशकों का करेगा पूरा सहयोग। डिफेंस एक्सपो में 23 MOU पर हुए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के कमजोर क्षेत्रों में होगा निवेश, लोगों को मिलेगा रोजगार। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 630। वुहान प्रांत में 69 लोगों की हुई मौत, 3000 से अधिक लोग संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सतीश और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं सीधे असम के कोकराझार, जहां प्रधानमंत्री बोडो समझौते के बाद एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। चिरांग, बक्सा और उदालगुड़ी जैसे जिलों को भी मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि बोडो जनजाति के हर अधिकार का, भाषा संस्कृति का विकास सुनिश्चित होगा, संरक्षण सुनिश्चित होगा। इस समझौते के बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर प्रकार की प्रगति होने वाली है। मेरे भाइयों और बहनों, अब सरकार का प्रयास है कि असम एकॉर्ड की धारा 6 को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं असम के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि इस मामले से जुड़ी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार और त्वरित गति से कार्रवाई करेगी। हम लटकाने भटकाने वाले लोग नहीं हैं, हम जिम्मेदारी लेने के स्वभाव के लोग हैं। इसलिए अनेक सालों से असम की जो बात लटकी पड़ी थी, अटकी पड़ी थी, फटका दी गई थी, उसको भी हम पूरा करके रहेंगे। साथियों, आज जब बोडो क्षेत्र में नई उम्मीदों, नए सपनों, नए हौसले का संचार हुआ है, तो आप सभी की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मुझे पूरा विश्वास है कि बोडो टेरिटोरियल काउंसिल अब यहां के हर समाज को साथ लेकर, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर विकास का एक नया मॉडल विकसित करेगी। मुझे ये जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि असम सरकार ने बोडो भाषा और संस्कृति को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं और बड़ी योजनाएं भी बनाई है। मैं राज्य सरकार को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल, असम सरकार और केंद्र सरकार अब तीनों साथ मिलकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को एक नया आयाम देंगे। और अब बात करते हैं डिफेंस एक्सपो की। राजधानी लखनऊ में चल रहे डिफेंस एक्सपो में कई अहम कंपनियों से रक्षा संबंधी समझौतों पर 23 करार किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ये करार पूरे किए गए। उत्तर प्रदेश और DRDO के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। DRDO द्वारा निर्मित मैन माउंटेड कूलिंग सिस्टम, ऑप्टिकल टारगेट लोकेटर, 600 हाई पावर बैटरी का MOU साइन हुआ है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत में निवेश के लिए अच्छा माहौल है और इसमें हमारा मंत्रालय पूरा सहयोग करेगा। और 2018-19 में डिफेंस सेक्टर की कंपनीज का प्रोडक्शन 80,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
जिसमें प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16,000 करोड़ रुपए का है और डिफेंस पब्लिक सेक्टर और हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की प्रोडक्शन एक्टिविटीज का लगभग 40% आउटसोर्स हो रहा है और यह डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर की इम्पोर्टेंस को भी यह दर्शाता है। मैं इस मौके पर आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हर वह कार्य करेगी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक होगा। कार्य ही नहीं करेगी बल्कि इसकी सक्सेस के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो भी आपको सहयोग चाहिए हर सहयोग जो है उपलब्ध कराने के लिए हमारी मिनिस्ट्री तैयार रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने एमओयू साइन होने को बंधन का नाम देकर भावनात्मक रूप से जोड़ा है। हमारी सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी काम करने का निश्चय किया है। आज यूपीडा के साथ 30 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए जिसके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। ये निवेश उन क्षेत्रों में होगा जो प्रदेश के कमजोर क्षेत्र माने जाते हैं। इससे लोगों का विकास भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यूपीडा के माध्यम से आज यहां पर 23 एमओयू संपन्न हुए हैं जिनके माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए के दस्तावेज पर यहां पर हस्ताक्षर किए गए हैं कि इतने एमओयूज उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार हैं। ये केवल एक एमओयूज नहीं है, यह उससे भी आगे जाकर के उत्तर प्रदेश की उन संभावनाओं को और जिस क्षेत्र में ये सभी रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए उद्यम लगने जा रहे हैं या उससे जुड़े हुए एंकर यूनिट लगने जा रहे हैं, यह प्रदेश का आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र माना जाता था। लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के संकल्पों का प्रतिफल है कि एक डिफेंस एक्सपो के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को हम उत्तर प्रदेश के अंदर आमंत्रित करने में सफल होंगे। और इसके साथ 2.5 से 3 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ेंगी। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 630 हो गई है। कोरोना वायरस से प्रभावित वुहान प्रांत में 69 नई मौतों के कारण ये संख्या बढ़कर 630 पहुंची। वुहान में संक्रमण से निपटने के लिए स्टेडियम, सभागारों और स्कूलों को अस्पतालों में परिवर्तित किया जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में अस्पतालों का निर्माण भी किया जा रहा है। चीन में अब 1500 बिस्तरों वाला एक नया अस्थायी अस्पताल खोला गया जो विशेष रूप से वायरस संक्रमित रोगियों के लिए बनाया गया है। इसके पहले वुहान में 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल की शुरुआत की गई थी। कोरोना वायरस ने चीन से निकलकर अन्य देशों में भी पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना वायरस ने अब भारत में भी दस्तक दे दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित कोई मामला अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसकी गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। फतेहपुर जिला अस्पताल ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आधार पर सक्रियता दिखाते हुए इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि फतेहपुर जिला अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है और कोरोना वायरस से संक्रमित संभावित मरीजों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जिसमें वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की व्यवस्था है। जिला चिकित्सालय पुरुष फतेहपुर में 10 बेड का इन कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड निर्मित किया गया है और जिसमें वेंटिलेटर की व्यवस्था है और मल्टी उसकी व्यवस्था है और पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन। जनपद बलरामपुर में कोरोना वायरस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के 4 ब्लॉकों में नेपाल से आने जाने वाले रास्ते पर लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही जिला संयुक्त चिकित्सालय में विशेष वार्ड भी बनाया गया है। जिले के उतरौला तहसील में चीन से पढ़ाई कर रहे 5 छात्रों के लौटने पर एक की तबीयत खराब होने पर उसे तुरंत जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। कोरोना से पीड़ित होने का संदेह में होने पर जांच के लिए खून जांच की गई और उसकी मेडिकल रिपोर्ट निगेटिव आने पर जिला एवं अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली।
साथ ही उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर उसके घर भेज दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि नेपाल से आने वाले रास्तों पर 4 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं जो निगरानी रख रही हैं। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। टीम लगी हुई है और जो नाम आए अब तक उसमें से जो बच्चे स्वस्थ पाए गए उनको घर पे ही सब सावधानियां क्या करनी है उनके और उनके घर वालों को बता दिया गया। संजोग की बात है सबके सब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो समझते भी हैं। एक को थोड़े सिम्टम्स आ रहे थे वो खांसी लेकर के, तो इसलिए सावधानी बस उसको भर्ती कराया जाता है। उसका चंदौली के चकिया स्थित नवीन कृषि उपमंडी परिसर में सूबे के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 94 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाले 1000 एमटी क्षमता के गोदाम का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि यह गोदाम पूर्वांचल में सबसे बड़ा होगा। शिलान्यास के बाद उन्होंने मंडी परिसर में कृषि विभाग के द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया तथा स्टॉलों पर उपस्थित लोगों से उनके उत्पाद के बारे में जानकारी भी ली। इसके बाद उन्होंने मंच से मौजूद किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार कृषि के क्षेत्र में लगातार उत्थानपरक कार्य कर रही हैं, जिसका किसानों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से शीघ्र ही प्रदेश के किसानों के यहां कुसुम योजना के अंतर्गत छूट पर 8000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कृषि ऋण माफी और किसान मानधन योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने ब्लैक राइस के उत्पादन से चंदौली को अलग पहचान दिलाने वाले किसानों को बधाई भी दी। परिश्रम से हुआ है। सरकार ने अपनी योजनाओं को आप तक गांव-गांव तक पहुंचाने का काम किया। सरकार ने कोशिश किया कि आपको खाद और बीज के लिए लाइन नहीं लगानी पड़े। जो हमारे किसान भाई किसी गोदाम को, किसी बीज भंडार को भूल गए थे, आज उन बीज भंडारों पर किसान लौटने के लिए, बीज लेने के लिए वापस लौट रहा है। जनपद शाहजहांपुर के खजुरी गांव में जन्मे आजादी के महायज्ञ में दुश्मनों से लोहा लेते हुए 6 फरवरी 1946 में नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए जदुनाथ सिंह के शहीद दिवस पर उनके पैतृक गांव में पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें सलामी दी गई। जयपुर के ब्रिगेडियर राजीव पुरी, लखनऊ के ब्रिगेडियर रवि गुप्ता और शाहजहांपुर के ब्रिगेडियर गुरविंदर सिंह ने शहीद जदुनाथ सिंह को सलामी दी। शहीद जदुनाथ सिंह राजपूत रेजिमेंट के 250 जवानों की टुकड़ी लेकर तमाम दुश्मनों को मौत के घाट उतारकर अपनी सीमा से बाहर खदेड़ते हुए शहीद हो गए थे। उनकी वीरता के मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया था। इस मौके पर ब्रिगेडियर राजीव पुरी ने कहा कि शहीद जदुनाथ सिंह एक वीर योद्धा थे जिन्होंने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर अपने प्राणों की आहुति दी है। उनकी शहादत को हम सभी कभी नहीं भूल पाएंगे। और जितने भी हमारे वीर जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, हम भारतीय सेना में और भारत में उनका पूजा करते हैं जी। मुझे उम्मीद है कि नायक जदुनाथ के शहीदी दिवस पे जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं तो न केवल भारतीय सेना बल्कि तमाम शाहजहांपुर के निवासी इस बात से प्रेरित होंगे कि हमें भी भारत को और मजबूत बनाना है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे वो स्कूल में टीचर हैं, चाहे वो खेत में किसान हैं। मेरठ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय संयोजिका शाहीन परवेज के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच महिला कार्यकर्ताओं ने सीएए के समर्थन में 3 घंटे का सांकेतिक शांतिपूर्ण धरना दिया। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाहीन परवेज ने कहा कि हम हिंदुस्तान की बेटियां राष्ट्रहित में जो भी कानून बनेगा उसका समर्थन करते हैं। सीएए नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है। ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित होकर जो अल्पसंख्यक वर्ग हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी शरणार्थी शरण लेने के लिए हमारे देश में 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं, ये कानून पीड़ितों को नागरिकता देने के लिए है। विघटनकारी शक्तियां हमारे देश में मुस्लिम समाज को गुमराह कर रही हैं। शाहीन बाग में धरना दे रही भोली भाली महिलाओं को भ्रमित किया जा रहा है। धरना स्थल पर मुस्लिम महिलाओं ने सीएए के समर्थन में मेहंदी लगाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार।